अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसतार अहमद कसाना। आपको एक बार फिर बहुत-बहुत ईद मुबारक। अगरचे अब आप पाकिस्तान में तो दूसरा दिन शुरू हो चुका है, हमारी आज ही है, तो इसलिए आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक वन्स अगेन। और उम्मीद है कि आपका ईद का दिन जो है, वो बड़ा अच्छा गुज़रा होगा। अगरचे उसमें कुछ फीकापन था क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी का बहुत बड़ा जो लीडर है, वो अंदर है और उसे अपनी आवाम से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ज़ाहिर है कि फीकापन तो होगा। लेकिन बहरहाल बाकी जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसको भी ज़रा तजिया में लाते हैं। ख़ास तौर पे अभी आपने देखा कि जो 2-3 दिन पहले वाला वाक़या है और जो रिपोर्ट हुआ है कल, और उसमें हमने देखा कि कैसे भावलनगर पुलिस का वाक़या जो हुआ है, वो किस तरह ख़तरनाक हद तक चला गया हुआ है और उसके ऊपर फिर अब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो भी ज़बरदस्ती ज़ाहिर है कि कॉम्प्रोमाइज़ करवा लिया गया होगा। तो ये ज़रा इसको भी ज़रा देखते हैं, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, उनका भी ज़रा तज़किया करते हैं। इद्दत वाला जो केस है उसमें भी देखा आपने और फिर बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात भी हुई है और सुना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इमरान खान साहब ने ईद की नमाज़ भी पढ़ी है रिपोर्टेडली। अब इसका ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल चलती है, लेकिन इद्दत वाले केस में मामला जो है वो काफ़ी डिले की करने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को ज़ेर बहस लाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुज़ारिश कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर ये पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो इन तमाम उम्र बात करने के लिए हमें वाशिंगटन से जॉइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और साबिक एमपी जनाब अरसलान ताज घुमन साहब। अरसलान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, ईद मुबारक आपको और तमाम देखने वालों को भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। लेकिन क्या ईद मुबारक जी, आपकी ईद कैसी गुज़री है? पहली आपकी ईद है जो कि कप्तान के बगैर गुज़री है, तो क्या ईद हुई होगी आपकी? और फिर ज़ाहिर है कि आपकी फैमिली जो पाकिस्तान में है, उससे भी आप दूर हैं, तो एक जलावतनी की सी कैफ़ियत में से आप गुज़र रहे हैं, तो उसमें आपकी ईद कैसी गुज़री होगी? ईद तो ईद ही है और अल्लाह ताला की तरफ से एक बाबरकत महीने के बाद ईद आती है, तो वो तो है। बट आपकी बात भी दुरुस्त है कि कप्तान पाबंद सलासिल है और पूरी कौम जो है वो इसी आस में है कि किसी तरह कप्तान की एक झलक उनको हाँ, मिले देखने को। और मेरी पहली लाइफ में ईद जो है वो अपने घर वालों के बगैर गुजारी है, तो वो भी एक फीकापन है दोस्तों के बगैर, इतना बाकी मुश्किल है। जितने अहलो अयाल हैं सबके बगैर। लेकिन ये जो जलावतनी होती है, ये भी बड़ी तकलीफ़देह चीज़ होती है वैसे। हाँ, बट ये भी अल्लाह ताला ने हम तो बहुत छोटे गुनहगार लोग हैं, बट बड़े-बड़े अल्लाह ताला ने अपने रफ़ीक नबियों के साथ हाँ, भी ये वाक़यात होते हुए देखे हैं और हिस्ट्री है। और हाँ, कभी-कभी जो है ना पार्ट वो ऑफ द कहते हैं ना, स्ट्रगल। कभी के दिन बड़े कभी की रातें, और अंधेरे के बाद रोशनी आनी होती है। जब बड़ा ज़्यादा अंधेरा होता है तो हाँ, इसका मतलब ये होता है कि अब तो रोशनी रोशनी करीब आनी है। ही आनी है। हुँ, सही बात। तो ये भी दिन गुज़र जाएँगे। अच्छा, ये तो ठीक है, जो इमरान खान साहब की जो अपनी ईद है, वो कैसी गुज़री होगी जेल में? और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं कि जी उनको ईद की नमाज़ पढ़ने दी गई है और वो गए हैं वहाँ पे और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी उनको वो बगलगीर हुए हैं उनसे और वहाँ पे लोगों से मुलाकातें भी उनकी हुई हैं। तो इस तरह की खबरों में कहाँ तक सदाकत है जी? ईद बनाने की इजाज़त क्या मतलब लेनी पड़ेगी? अब ये इसकी भी हमें हाँ, तो और क्या? इजाज़त नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नमाज़ लेनी पढ़ने पड़ेगी। की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैं तो हुँ, हैरान हूँ कि ये किस तरह के लोग हैं कि इनसे अब नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त लेनी पड़ेगी। अल्लाह माफ़ करे, ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को। वैसे मैं कप्तान को जितना जानता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं। मेरी तो मतलब जितना कप्तान की ज़िंदगी का सियासी तजुर्बा है, उससे मतलब हुँ, मेरी लाइफ़ ही तकरीबन उतनी समझ लें होगी। लेकिन जितना मैं समझता हूँ खान साहब को, वो जेल में बड़ी सारी चीज़ें जो है वो नोट कर रहे होंगे कि जो जेल में कैदी होते हैं, वो किस तरह से उनका रहन-सहन, बाकी उनकी मुश्किलात, वो छोटी-छोटी डिटेल्स भी जो है ना वो नोटिस कर रहे होंगे। वो नोटिस कर रहे होंगे ईद पे जो है वो कैदियों की ज़िंदगी कैसी होती है। और शायद किसी ने ये भी बताया कि खान साहब ने ये बताया कि मैं बाहर आऊँगा तो सबसे हमने बड़ा अगली बार आके जो काम करना है वो हमने जेल रिफॉर्म्स पे भी करना है। तो हुँ, खान हुँ, साहब की हुँ, जो सोचने का तरीका है ना वो थोड़ा हमारे हुँ, और आपसे थोड़ा मुख्तलिफ है। हुँ, वो इस वक़्त जो है वो वहाँ पे बड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने इक़्तिदार में आना है तो क्या-क्या चीज़ें ये चाहिए? चीज़ें, हुँ, तो वो इस तरह से सोच रहे होंगे। हाँ, हुँ। अच्छा, ये जो बुशरा बीबी साहिबा की भी सुना है कि आज मुलाकात हुई है उनसे।
और जी, जी। ख़ास तौर पे जो उनका जो इद्दत का वाला केस है, उसमें भी जो गवर्नमेंट के टैक्टिक्स हैं, वो आपने देख ही लिए कि वो जो रिज़वान अब्बासी साहब हैं माशाल्लाह, वो तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं है जज साहब को, वो तो दूर-दूर और इर्द-गिर्द कहीं फिरते रहते हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं आते हैं। तो ये क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है हुकूमत इस वक़्त? बस वो कंपनी के मुलाज़िम हैं और वो रिज़वान साहब जो हैं वो अदालत के दूसरे वाले कमरे कमरे में बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन जिस हाँ, अदालत में उनका केस चलना था वहाँ पर वो आए नहीं और कल भी नहीं आए, उससे पहले भी नहीं आए, गालिबन तीसरी दफ़ा है वो नहीं आए। हाँ, नहीं आ रहा। हाँ, और वजह यही है कि डिले टैक्टिक्स, क्योंकि ये जो इद्दत वाला मुकदमा है ये जाली मुकदमा, आपको पता है पूरी दुनिया कह रही है, हाँ, थू-थू कर रही है दुनिया और इसमें ये ख़ारिज हो जाना है। तो वो इसलिए नहीं आ रहे जानबूझ के कि अगर वो आएँगे तो फिर ये केस जो है प्रोसीड होगा और ये शायद जो है ये हुँ, सज़ा जो उड़ जाएगा। 40 हाँ, सज़ा दी है ये मुअत्तल हो जाएगी। तो बस वही हाँ, कंपनी की टैक्टिक्स हैं और कल भी यही किया इन्होंने और बट कितने कितने दिन तक भागेंगे और कितने दिन इससे में? इनको लगता है कि शायद एक दफ़ा इमरान खान, उनकी अहलिया जो है वो जेल में ईद गुज़ारेंगे तो बड़ा उनका हौसला पस्त हो जाएगा, उनके चाहने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा, वो निढाल हो जाएँगे और वो बोलेंगे बस यार अब तो ख़त्म हो गई जद्दोजहद, ख़त्म हो गई, मुज़ाहिमत ख़त्म हो गई, बस छोड़ो अब ईद नहीं गुज़ार सके। इनको लगता है ऐसा हाँ, होगा, शायद क्योंकि ये सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनको ये लगता है कि दूसरा भी नहीं कर हुँ। सकता। ये तो हथियार तो डाल देने इमरान खान वाले साहब से जो हैं। इमरान खान क को जो इस वक़्त जो चैलेंज होगा, वो क्या दरपेश होगा इस वक़्त के पार्टी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है? या उनको ये चैलेंज होगा कि अपने आप को कैसे इस पूरी ट्रबेल में से गुज़ारना है? सबसे बड़ा इस वक़्त चैलेंज इमरान खान साहब के लिए क्या है? मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का जो इस वक़्त ज़हन में चल रहा होगा ना कि चैलेंज उनके लिए क्या है? वो ना तो ये होगा कि उन्होंने कब बाहर आना है, ना ये होगा कि पार्टी के मसाइल क्या हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान के ज़हन में चैलेंज होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को इस दलदल से कैसे निकालना है और जो मईशत के हालात हैं, उससे बाहर कैसे आएगा पाकिस्तान। आप देखें कि एक तरफ हमारे साथ में इंडिया बहादुर है, उनके वज़ीरे मेरे ख़्याल से द दिफ़ा ने जो बयान दिया और उसके ऊपर हमारी तरफ से आप देखें कि मुकम्मल ख़ामोशी, कोई बयान हाँ, कुछ जवाब ही नहीं आया और ऐसा हुआ कि जी कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन वो देखें इंडिया तरक्की कैसे कर रहा है और हुँ, हम मुकाबला करते हैं इंडिया से, लेकिन वो बाजवा साहब की अपनी एक कॉल है कि जी हमारा तो इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। वैसे देखा जाए तो इकॉनमी के हवाले से तो वाक़ई नहीं है, लेकिन सिपहसालार साहब ने भी कह दिया था तो उसके ऊपर किसी नहीं ने वो तो गद्दारी का अपने मुकदमा नहीं टैंकों को भी डाला। नकारा करार दे गए थे। तो उन्होंने उन लेकिन अगर ये बयान आप और मैं करते तो हम गद्दार डिक्लेयर हो जाते। हाँ, तो ख़ैर ऑब्वियसली। बात ये कि मईशत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मुझे लगता ये है कि खान साहब के ज़हन में जो चैलेंज ज़हन में उनके चल रहा होगा कि क्या चैलेंज है इस वक़्त उनके समझ मुझे लगता है उनके ज़हन में यही है कि मईशी हालात से हमें पाकिस्तान को कैसे निकालना है। कैसे निकालना? ठीक है बाकी और उनको कोई जेल-वेल में बाकी बैठेगी, कोई हालात में से टेंशन निकलने का एक जो तरीका है वो शायद ये भी है कि जाके पुलिस वालों को इतना मारो कि हमारी मईशत जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपनी जगह पे ठीक-ठाक आ जाए। ये भी आपने देख लिया भावल नगर वाला जो वाक़या हुआ है और उसके ऊपर जैसे वो बेचारे पुलिस वालों को अब तो ख़ैर बेचारा भी नहीं उनको कहा जा सकता क्योंकि जो वो कर रहे हैं अवाम के साथ, तो मैंने देखा कि अवाम जो है वो कह रही थी कि अच्छा हुआ है इनके साथ। अब ये हालत नहीं, हो गई नहीं, भी है। मुझे लग रहा है कि कोई या वो जो है वो जिन्होंने ये ज़दोकोप किया, जो फ़ौजी जवान थे, उनको शायद गैरत आ गई कि जो 2 साल में पुलिस पंजाब पुलिस कर रही थी, तो उसका शायद अवाम से किए गए ज़ुल्म का बदला ले रहे थे वो। एक तो ये हो सकता है। ये भी दूसरा ख़्याल वो ये आ गया। बता रहे थे अवाम को कि जी अगर अगली बारी आपके घर पे कोई बगैर वारंट के आए तो उसके साथ ये सलूक करना है। हुँ। तो ये 2 ही चीज़ें हो सकती हैं मेरी नज़र में और तो वैसे फिर ये तो फिर अवाम अगर इसी तरह करेगी तो फिर इसका मतलब है कि वो ये कह सकती है कि चूँकि आपने हमें सबक दिया था, तो अब हम भी इसी तरह ही कर लेते हैं फिर जिस तरह के देखिए मुल्क के इस वक़्त कर्ता-धर्ता कौन है? इस वक़्त आसिम मुनीर साहब हैं। तो आसिम मुनीर साहब अगर इस मुल्क के इस वक़्त रहनुमा हैं, तो वो उनके रहनुमाई में जो अफ़सरान, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं, वो अवाम को जो रहनुमाई देंगे, अवाम तो उसी की तरफ देखेगी ना फिर। तो ये तो हुँ। इस वक़्त अवाम रहनुमाई ले रही है कि जी ये वाला काम करना है। दिखने से तो ऐसा ही लग रहा है, वरना कोई समझ नहीं आती कि लेकिन दुनिया नसरान में ये जो ऐसा कोई करके दिखाना। आसिम साहब का आपने नाम लिया है, जब ये आए थे, तो इन्होंने आके बहुत तारीफ़ की थी पंजाब पुलिस की, याद है ना आपको?
और जी, उन्होंने कहा जी। था कि और यू वो आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और आप उस ये वक़्त तक ये देखें दिल्ली शाह वाला वाक़या कि हो चुका हुआ था। आप ये देखें आईजी पंजाब को जो है वो बड़ा कोई अभी रिसेंटली इम्तियाज मेडल दिया। सुपर स्टोर, जो सायरा बानो साहबा कहती हैं, इम्तियाज सुपर स्टोर से खरीद के वो तमगा भी सितारा इम्तियाज भी पकड़ा है उनको, हाथ में थाम उनके पकड़ा है। तो बात ये है कि ऐसा वाकया अमेरिका जैसे मुल्क में भी, जो सुपर पावर अपने आप को कहलाता है और उसकी अफवाज भी बड़ी तगड़ी, बाकी चीजें भी, वहां पे भी ये काम कोई नहीं करके देख सकता। अमेरिका छोड़े, इंडिया में ये काम नहीं हो सकता। इंडिया में मैं वो देख रहा था वहां पे कि इंडियन पुलिस जो है वो अपने जो इलाके हैं जहां पे उनकी जो जुरिस्डिक्शन होती है, वहां पे फौजी आके एक पत्ता भी टच नहीं कर सकता उनकी मर्जी के बगैर। वहां पे ये उनके निजाम। यहाँ ऐसा लेकिन आज पुलिस ऑल रहनुमाई इन ऑल है। असूल फराहम कर दिए हैं आसिम मुनीर साहब के जेर इंतजाम लोगों, काम करने वाले लोगों ने हमें ये रहनुमाई असूल फराहम कर दिए इन्होंने अवाम को। लेकिन जो आईजी साहब हैं जिनको सतारा इम्तियाज़ मिला है, अ, उनको चाहिए नहीं था कि वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट करते, अपनी फ़ोर्स के साथ खड़े होते? जो लोकल वहाँ पे आरपीओ है, डीपीओ है, वो इन जवानों के साथ खड़े होते कि भई हम अपनी साइड के अपने जो लोग हैं उनके साथ खड़े होंगे, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। उन्होंने तो नहीं, उल्टा आप जाके तो आप चाह धमकी दे रहे हैं दी कि और कंप्रोमाइज़ भी कर ली। आप चाह रहे हैं कि इसरार भाई, कि अगले ठुड्डे जो हैं वो आईजी पंजाब को पढ़ने दें। आप चाह रहे हैं कि उनको भी ठुड्डे पड़े। कैसे कैसे मुमकिन है? गुलाम लोग जो हैं वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आईजी पंजाब जो है वो गुलाम हैं। उनसे जो काम करवाए हैं मोहसिन नकवी ने, और उनको आशीर्वाद जो मिला रहा आसिम मुनीर साहब का, वो ये काम नहीं मतलब कर सकते। ये इम्पॉसिबल सी बात है। बस जो ऐसे भी तैसे करके वो पंजाब पुलिस ने एक प्रेस रिलीज निकाली तो है। उन्होंने कहा जी ये तो नॉर्मल सा मामला है और इसमें कोई हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई नहीं है, छोटा-सा प्रॉपर्टी का मामला। होता है। हाँ, तो एक तरह से उन्होंने और सही सोशल बोला है। मीडिया पे डाल दिया है। फिर वो भी सोशल हाँ, मीडिया पे डाल दिया कि ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दरअसल वो भी अपनी जगह सही है। वो कह रहे हैं नॉर्मल है, हमारे लिए कौन सी है, ये तो गैरतमंद लोगों के ऊपर लिए जो है कोई गैरत का मसला होता है, हम तो बेगैरत लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। उन्होंने भी अपनी जगह बात ठीक की। बड़ा ही अफ़सोस मुझे हुआ, ख़ास तौर पे इस वजह से हुआ कि जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं पुलिस वाले, उनके अंदर कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट कुछ थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए थी कि वो थोड़ा-सा स्टैंड लेते। और कम से कम एक वहाँ पे जो आरपीओ है या कम से कम और कुछ नहीं तो डीपीओ रिज़ाइन कर आपको देता इसरार कि जी भाई, मेरे बच्चों के साथ इस तरह हुआ इनकी है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, अभी कुछ अरसे पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आई थी कि कोई बाइक पे जाता हुआ बंदा था, वो उसने कोई पुलिस वाले को जो है ना कोई कलमा जुमला कसा था। उस पुलिस वाले ने उस आदमी की ऐसी पिटाई की थी, तो सब लोगों का जोर जो है ना उसे अवाम पे चलता है। आज जो औकात पंजाब पुलिस की है, जो कुछ अरसे पहले तक जो है बड़े कोई वीर, बड़े कोई बहादुर तस्वुर किए जा रहे थे, और आज पता चल गया कितने बड़े वीर हैं वो। तो ये भी अफसोस है वैसे, सारी बातें हट बड़ा के, अफ़सोस। कि ये कितना बड़ा अलमिया है कि मुल्क की फौज और पुलिस जो है वो आपस में लड़ रही। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कोई टांका निकाल के आसिम मुनीर साहब की आईएसपीआर कुछ टांका निकाल के ऐसा जोड़ के कोई इमरान खान से कैसे लिंक करते हैं इसे, कि जी इमरान हाँ, ये भी खान कोई ने पता नहीं। साजिश कराई है और ये नहीं, नहीं, पीटीआई वालों ने साजिश आप कराई कुछ है। देर ठहर गए, कुछ देर ठहर गए। ये जो वो हमारे हैं ना, जो प्रेस्टिट्यूट्स हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, वो कुछ ना कुछ इसमें से नुक्ता निकाल लेंगे। आप मुझे फ़िक्र लग ना रहा है करें। गरीदा फारूकी साहिबा जो है वो अभी कुछ ना कुछ इसके ऊपर ढूंढ हाँ, के ले आएंगी। वो काम कर रही होंगी, जरूर काम लेंगी, कर उनमें अच्छा, उनमें लेकिन एक काबिलियत है, और चीज़ उनमें भी है। काबिलियत है। एक अरसलान एक और चीज़ भी है और वो ये है कि देखें इसमें जो टेक्निकल इश्यू है वो ये कि जो आईएसआई है वो रिपोर्टिंग एजेंसी बन चुकी हुई है शहबाज शरीफ के तवज्जुह से पुलिस के लिए, ठीक है ना? वो वेट करेगी इनकी सारी प्रमोशंस वगैरह, तो उनके सामने तो वैसे नहीं ये बोल सकते। देखिए और आप इसको लिंक करें, ये आपने बहुत अच्छा है मौजू छेड़ा है और जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कि इलेक्शंस किसने करवाए? आरओज ने। आरओज कौन थे? सिविल ब्यूरोक्रेसी। उनकी प्रमोशंस किसने करनी है? आईएसआई ने। तो ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना। एब्सोल्यूट आईएसआई ने इलेक्शन कराए हैं, ये साफ वाजे हो गया। आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रेज किया है।
तो ये आईएसआई ने जो प्रमोशंस अपने हाथ में ली थी, जो ताकत शहबाज शरीफ साहब ने इनको एक एसआरओ के तहत दे दी थी, वो क्या थी? वो इलेक्शन को मैनेज करना थी। और वो इसका नतीजा ये था कि जी इलेक्शन मैनेज करना है, क्योंकि बाद में प्रमोशन तो आईएसआई सरकार ने हमने खुद देनी है। देनी। हाँ, हाँ। बस सारा सारा चट्टा बट्टा यही था। हाँ, तो यही तो गेम हुई ना। और शहबाज शरीफ साहब को आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना बड़ा हाथ करके गए हैं इस पुलिस के साथ, और ये अब देखते ही रह जाएंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। वैसे शहबाज शरीफ को आप गलत कह रहे हैं। इस वक्त तो पंजाब जो है वो सीएम टिकटॉकर मशहूर जमाना जो है वो मरियम सफदर साहिबा है। हाँ, लेकिन फैसला तो ये उन्होंने शहबाज शरीफ ने ही किया था। लेकिन अच्छा, ये हाँ, वो जब फैसला ये उन्होंने पिछली किया था, लेकिन इस वक्त जो है हाँ, ये जो ये देखें, सीएम। इस वक्त जो है शहबाज शरीफ की जेर इंतजाम अफवाज पाकिस्तान और मरियम साहिबा की जेर इंतजाम पंजाब पुलिस। हाँ, ये आप इसको इस तरह से भी जरा देखें कि मरियम सफदर साहिबा की जानिब से कुछ भी नहीं आया। ऑब्वियसली ईद का दिन भी है, वो रसगुल्ले सवैयां भी खा रही होंगी हाँ, जहाँ पर हैं, तो मसरूफियत ज्यादा होगी, टाइम नहीं मिला होगा। हाँ, वो तो है। हाँ, वो छोटे तो है। मोटे वाकये होते लेकिन रहते हैं। एक चीज़ मुझे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है, और वो आपको मालूम ही है कि 2 साल हो चुके हुए हैं उस दिन को, जब एक शख्स जो था, वो डायरी लेके घर चला गया था। वो जो रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसकी सेकंड एनिवर्सरी है, और कल भी थी, 10 का भी मुझे दिन याद है। तो ये जो 2 साल हमने गुज़ारे हैं, इसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत बदल चुका है फॉर द वर्स। यानी बेहतरी तो नहीं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ लूज़ कर दिया इन 2 सालों में, जो कि शायद मेरा ख़्याल है कि पिछले 75-76 सालों में नहीं लूज़ किया। दरअसल अलमिया ये हो गया है कि हमें हर एक वर्स्ट सिनेरियो लगता है कि ये इससे पहले वर्स्ट नहीं हुआ था। नहीं हुआ। फिर उससे बड़ा कोई हो जाता है। ये बड़ी कोई अफसोसनाक और बड़ी खतरनाक बात है कि हमें हर बुरा चीज लगती है कि यार ये इससे पहले तो हमने नहीं देखा होते हुए, इससे पहले तो नहीं होता भी देखा। तो 2 साल में जो कुछ हुआ वो बदतरीन हुआ। आपने देखा कि कभी इस खत्ते में देखें कि बाकी छोड़ें आप ज़माना मंगोल का ज़माना छोड़ें, इस खत्ते में देखें, हालिया तारीख में देखें, जमहूरियत की जो रिवायती तारीख में देखें कि क्या आपने देखा कि 10,000 से ऊपर जो है वो सियासी कारकुनान जो है वो जेलों में डाले गए। इंक्लूडिंग मतलब वुमेन। हज़ारों की तादाद में एफआईआरें काटी गई। एक-एक शख्स पे 2-2 सौ एफआईआर हैं। मतलब मेरे ऊपर जो है वो 8 एफआईआर अभी भी हैं। और हम्माद अज़हर पे 60 एफआईआर हैं, तो शहबाज अली पे 50 एफआईआर है, हलीम आदिल शेख पे कुछ 40 एफआईआर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी इतनी, आदम स्वाति पे, मुराद सईद पे, मतलब इतनी एफआईआर हैं। कभी आपने पहले देखा? ये कहते हैं जी पहले भी हुआ, तो नवाज शरीफ पे कितनी एफआईआर थी हाँ, जरा बताएं? कोई बताए? कुछ भी 200 नहीं था। एफआईआर थी, हाँ। 20 थी, 20 बता दें। हुँ। वो जो एहसन इकबाल घूमते हैं प्रोफेसर साहब, वो बताते हैं उनके ऊपर 10 एफआईआर थी, 10। तो ये तो जो कुछ 2 साल में सिर्फ हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जिस तरह उसको मलिया-मेट किया गया है, मुझे वो एक वाकया जो है ना वो बहुत ही गमगीन कर देता है। जो जस्टिस रिटायर्ड नासिरा साहिबा अल्लामा इकबाल के हाँ, घर ओए से होए! हैं, अल्लामा इकबाल के घर से हैं, वो अल्लामा हाँ, इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जिसने ख्वाब दिया, जिसकी ताबीर जिन्ना ने की और लाखों पाकिस्तानियों ने दी कुर्बानी देके, उस अल्लामा इकबाल के हुजरे में वो फलांग के दीवार फलांग के उनके घर हाँ। में गए। क्यों? वो क्योंकि तो वो गेट तोड़ा था उनका। गेट तोड़ा, पहले फलांगा फिर गेट तोड़ा, जो बाकी हाँ, सब जगह हाँ। हुआ। मतलब इन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं किया। अभी एक मैं एडवोकेट हैं फ़ाइज़ा, उन्होंने ट्वीट देख रहा था उनका मैं, वो हमारे में जो मिलिट्री ट्रायल में लोग हैं उनके बड़ा मज़बूती से केस भी लड़ रही है उनकी सारी लीगल उनकी पूरी टीम और भी बहुत सारे हैं। उनकी ट्वीट में देख रहा था कि जी उन्होंने बताया कि जी मुझे भी घसीटा गया था रोडों पे, अच्छा, दुपट्टा हमारा भी छीना गया था और वकील का। चार दीवारी हमारी भी पामाल की गई थी। लेकिन जो आज वाक़या हुआ है, उस पे हमें अफ़सोस हो रहा है। ऐसा हुँ। होना नहीं चाहिए। मतलब अच्छा, ये मुझे जो बताएँ कि कुछ उस ये जो इस वक़्त हम कुछ देख रहे हैं, कुछ किसी तरफ से कोई ना कोई क्वार्टर्स में से ऐसे लग रहा है जैसे कोई मीडिएशन की जो है वो चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
कोर कमांडर पेशावर जो हैं, उनका कुछ लग रहा है कि वो एक्टिव हुए हुए हैं। उन्होंने उनसे मुलाकात भी की, फिर अभी भी कुछ ना कुछ अंदर-अंदर से चल रहा है। कल आर्मी चीफ भी गए हुए थे वहाँ पे, उनसे भी कोर कमांडर की मुलाकात हुई होगी और हुई है। तो उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने ये चीज़ें देखी होंगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं जी अंदर-अंदर से कुछ पेशावर की हद तक, ताकि गंडापुर साहब को थोड़ा-सा ज़रा सूद किया जाए, उनके साथ आराम से काम-शाम किया जा सके। देखिए उम्मीद ये होनी चाहिए कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। लेकिन अगर मेरे साथ मेरा तज़िया लेंगे तो मुझे जाते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं। हुँ, और मुझे इसमें कहीं बदबू आ रही है कोई साज़िश की, और वो इस तरह से कि कुछ अरसे बाद ये जवाज़ बने हुँ, हमारी हुकूमत को आगे पीछे करने का, तो कहें कि जी हमने तो देखें सब कुछ किया था और हम तो गए, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो वो उसके लिए जो है ना वो मुझे लगता है कि कुछ इस तरफ प्लानिंग हो रही है। और खान साहब ने जो आखिरी दफ़ा मीडिया के से बात की थी पेशी के दौरान, उन्होंने बात बड़ी साफ वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि मैं गुलामी किसी की कबूल करता नहीं हूँ और मेरा लाहेमल जो है वो मुज़ाहमत है, और मैं मुज़ाहमत करूँगा, आखिरी हद तक करूँगा जब तक पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान की, कानून की जो है वो बालादस्ती कायम नहीं होती। और जो मेरी अहलिया के ऊपर और मेरे ऊपर जो इद्दत का मुकदमा है, बाकी जो चीज़ें हैं, सब कुछ जो हो रहा है, उनको मारने की साज़िश, ज़हर देने की जो हम कह रहे हैं कि जी ज़हर दिया जा रहा है, स्लो पॉइज़न की जा रही है। इस सब के ज़िम्मेदार जो हैं इस वक़्त के आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर हैं। तो ये खान साहब ने बड़ा वाज़ेह दो टोक अंदाज़ में बयान फिर कर इसमें दिया। जो आपकी पार्टी के अंदर जो पीसनिक्स हैं, जो कि मुफ़ाहमत चाह रहे थे, वो तो उनको तो सांप सूंघ गया होगा इस स्टेटमेंट के बाद। देखिए, हर इंसान की अपनी राय होती है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद मुफ़ाहिमत हो सकती है, जिस जो मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ़ है उससे। मेरी ज़ाती राय में मुझे लगता है कि मुफ़ाहिमत इन लोगों से नहीं होगी। ये हमें जिस जिस वक़्त हमने मुफ़ाहिमत की बात की, हुँ, क्या जब ज़मान पार्क पे हमला हुआ, उस वक़्त उसके नेक्स्ट डे इमरान खान ने मुफ़ाहिमत की कॉल नहीं दी थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद दोबारा हमला किया गया। क्या हुआ? हुँ, हमने कई बार, क्या जो रावलपिंडी का जलसा था नवंबर वाला, क्या वहाँ पर आके खान साहब ने मुफ़ाहमत की बात नहीं की थी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन को तेज़ किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो जंग है हकीकी आज़ादी की, वो जजेस ने उसको एंडोर्स किया कि जी हकीकी आज़ादी जजेस हुँ, को भी नहीं है। ये पाकिस्तान का जो बदबूदार निज़ाम है, जिसको कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट करती है, एस्टेब्लिशमेंट में सबसे मेन कलीदी किरदार जो है वो फ़ौज का है। हुँ, ये इसकी जंग है कि हाकिमियत किसकी होनी है। हाकिमियत वैसे तो अल्लाह ताला की है, उसके हुँ। अलावा किसी की और ज़ात इस काबिल ही नहीं है। लेकिन जो निज़ाम यहाँ पे चल रहा है, जो उसमें नायब किसकी हक होनी है? क्या अवाम की है। या फिर आमिर की? ये लेकिन फैसला कुन जंग है। एक चीज़ मुझे बताएँ अरसलान, बिफोर वी गेट इंटो द अदर टॉपिक, मुझे ये बताएँ कि जो मुफ़ाहिमत की आप बात कर रहे थे, केपीके की हद तक अब देखें ना, पीटीआई की हुकूमत है। वहाँ पे अभी तक हमने देखा है कि जो ये रेज़ीम चेंज के बाद जो वहाँ पे ऑपरेशन हुए थे, जिस तरीके से वहाँ पे मैन हैंडलिंग की गई थी, लोगों को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस की हाई हैंडेडनेस हमने देखी थी। अभी तक गंडापुर साहब ने कुछ उसके बारे में एहतसाब की बात शुरू में इन्होंने की थी, लेकिन यूँ लगता है कि अब उन्होंने उसको बैक बर्नर पे रख दिया और उन्होंने कहा कि चलो मिट्टी पाओ, आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, कम से कम केपीके की हद तक उनको एक मिसाल बनाया जाता, उनको सज़ाएँ दी जाती ताकि लोगों को एक मैसेज आता कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएँगी। इसरार भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वो मंज़र आम पे इस वक़्त नहीं लाई जा रही। जिसमें जो आपने बात की है कि क्या पेशरफ़्त हो रही है 2 साल के अंदर, जो मुकदमात हुए, बाकी ज़ुल्म-ओ-सितम केपीके की हद तक कम से कम जो हुआ, हुँ, उसके ऊपर बहुत सारी पेशरफ़्त हो रही है। और मेरे पास इस हवाले से मालूमात हैं, लेकिन मैं पाबंद हूँ कि मैं ठीक, इसको अर्ली अ, इस तरह मंज़र आम पे ना लाऊँ, ठीक। क्योंकि जिन्होंने मंज़र आम पे लाना है तो वो आपको इस महीने के अंदर ही सामने आ जाएगा कि केपीके की हद तक बहुत कुछ हो रहा है, और जो ये मुकदमात, जाली मुकदमात, ये हाँ। गिरफ्तारियाँ, ये वो सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक्शन हुआ।
ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पे कॉन्टैक्ट करके ये कहा है कि केपीके में लोगों का एहतसाब जो है वो बड़ा कड़ा किस्म का होना चाहिए, ताकि वो जब करेंगे तो उसका मैसेज फिर जाके बाकी जगहों पे भी जाएगा कि ये रेजीम्स जो हैं ये इस तरह इतनी देर तो नहीं रहे, हमेशा तो नहीं रहना इन्होंने, इन्होंने जाना है। तो उसके बाद फिर जो है वो जिन लोगों ने ये हरकतें की हुई होंगी, मेडल्स लिए हुए होंगे, उनको ये मेडल्स वापस भी करने पड़ेंगे और उनका एहतसाब भी होगा। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा देखिए ज़रूरी बात है। ये आपने जो बात की है ना, ये बात हम कर रहे थे जब हमारी पंजाब हुकूमत जो चोरी से हमज़ा ने हासिल की थी और हुँ, उसके बाद दोबारा हमने फिर वापस ली थी। हाँ, ये उस वक़्त भी हम कह रहे थे कि अगर हमने ज़ुल्म करने वालों को कानून के कटघरे में नहीं लेके आए, तो कानून का मज़ाक बन जाएगा। और पीटीआई और इमरान खान जो है, वो ये नहीं कहते कि जी हमने बदला लेना है। हम बदला नहीं लेना चाहते। हाँ। हम इंसाफ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जी इंसाफ हो और बदला तो हमारी बुक में नहीं है। इंसाफ का निज़ाम मौजूद है, कानून और मौजूद है। इंसाफ एहतसाब के बगैर नहीं होता, ये याद रखें। बिल्कुल, हाँ, एहतसाब और इंसाफ बिल्कुल साथ-साथ है जुड़े हुए और हैं, ये बिल्कुल दोनों ने जुड़े हुए साथ हैं। चलना है और हाँ, इंसाफ होगा तो एहतसाब होगा ना। लेकिन एब्सोल्युटली। उसके लिए भी जजेस चाहिए ना। अब आप हुँ, देखिए केपीके में हो क्या रहा है, केपीके में इस वक़्त जो है वो चीफ जस्टिस हैं, वो तकरीबन रिटायर होने वाले हैं हुँ, पेशावर हाई कोर्ट के। उनको जो है हाँ, वो एलिवेट नहीं किया गया और वहाँ पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में केपीके से जानी थी, वो नहीं हो सकी। हुँ, केपीके के सेनेट के इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? 2 वजूहात, एक आज़म स्वाति, दूसरा मुराद सईद। ये 2 नाम हैं जिनकी वजह से केपीके के इलेक्शन नहीं होने दे रहे। इसका मतलब ये है कि जो सेनेट में कायदे-ऐवान, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इनका इंतखाब हुआ उसके अंदर केपीके की आवाज़ मौजूद नहीं है। आप क्यों ऐसा सामने लाना चाहते हैं कि एक मुल्क की एक इकाई जो है, आपने हुँ, जानबूझ के उसको साइड पे कर दिया है सिर्फ़ इस वजह से कि जी वहाँ पर जो है वो पीटीआई की हुकूमत है और वहाँ से पीटीआई के लोगों ने ज़्यादा सीटें ली और वहाँ पे आप सेनेट की इलेक्शन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते और मैनिपुलेट नहीं कर सकते तो इसकी वजह से मुराद सईद और आज़म स्वाति दोबारा से वो सेनेट में आ जाएँगे, पार्लियामान में आ जाएँगे। इतनी छोटी-सी सोच की वजह इतनी से जो हाँ, आप हाँ, लोगों के ज़हनों में क्या डाल रहे हैं? केपीके की असेंबली से मुंतखब होके सेनेटर नहीं आ हुँ। सकता। बस ये कितनी यही छ तो मसला है ना सबसे बड़ा, वो हकमीयत की आप बात कर रहे थे ना, उसी हकमीयत ही की तो वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आखिर में ये मुझे बताएँ कि आपने जजेस की बात की है, तो वो जो जजेस का जो बेंच बना था, वो तो टूट गया। जो जिसने लेटर की सारी इन्वेस्टिगेशन करी थी वो टूट गया। अब जो 29 तारीख को जो होनी है हियरिंग, अब वो भी पता नहीं हो सकेगी, क्योंकि बेंच बेंच तो टूट गया। अब क्या होगा? देखिए, ये पूरी वही है बेंच फिक्सिंग है। हुँ, काज़ी इज़ी पैसा साहब जो हैं वो लंदन प्लान का हिस्सा हैं आसिम मुनीर के साथ और इनका लंदन प्लान यही है। अभी ये एक्सटेंशन के चक्करों में है और इनको लगता है कि जी इनके साथ जो अलायंस है इस वक़्त नवाज़ शरीफ आसिम मुनीर और काज़ी इज़ी पैसा का जो अलायंस है, ये ट्राइका है। इसके बदौलत जो है वो तीनों की जो है वो खुशहाली होगी। आसिम मुनीर साहब अगले साल ही एक्सटेंशन ले लेंगे। इस साल जो है वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ले लेंगे। तो ये मुल्क एक्सटेंशनों पे ही चलेगा और ये कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे और ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं और बेंच जो है वो 29 तारीख को वो लेके चले गए हैं और जो 50-50 साल पुराने मुकदमात थे, उनको सुना जा रहा है, जो मौजूदा मसाइल हैं, उनको नहीं सुना जा रहा है। तो काज़ी साहब जी, तो जी। जो है पूरी दुनिया में जो लोग इनके हक में बात करते थे, आज उनके मुँह पे थू-थू कर रहे हैं, हुँ, इनके सही बात है। कारनामों की वजह से। चलें, ये ख़ैर बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसका ज़रा तज़िया करते रहेंगे। और बड़ा हमने एक और टॉपिक पे बात करनी थी, लेकिन वो चूँकि अब टाइम नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट्स थी, मैं चाह रहा था उस पे भी बात की जाए, लेकिन जी, जी, नेक्स्ट राना प्रोग्राम में सनाउल्लाह करेंगे। साहब ने आज भी एक कोई बड़ी अजीब-सी स्टेटमेंट दी है और हाँ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, वो ऐसा लग रहा है कि कोई हाँ। वो नहीं तो उन्होंने कहा छोटू है कि ये, गोचाई था, तो उन्होंने वो मोहसिन मोहसिन नकवी, नकवी के साथ वावड़ा वो और शादी काकड़ की। जो हैं, एक ही कबीले से हैं। जी, जी, एक ही कभी और कबीले का सरदार जो है वो आसिम मुनीर। हाँ, और उन्होंने हाँ, ये भी कहा है कि मौजूदा जो क़यादत है फ़ौज की, वो इंतहाई ईमानदार है और उसके ऊपर हमें एतमाद भी है। तो राना साहब को काफ़ी एतमाद है, मेरा ख़्याल है इस वक़्त उनके साथ जो हो रहा है, वो ठीक ही हो रहा है। तो तो वो चलें अगर इसके एतमाद ऊपर का इज़हार गुफ्तगू। नहीं करेंगे तो एतमाद खो देंगे तो वो भी जेलों में होंगे फिर। हाँ, वो भी जेलों में होंगे। चलें, इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। थैंक यू अरसलान भाई, बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।